नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्राची पारशर। बुलेटिन की शुरुआत राहुल गांधी से जुड़ी खबर के साथ। राहुल गांधी पर बीजेपी ने आज फिर एक खुलासा किया। बीजेपी ने दावा किया कि राहुल गांधी ने पिछले 22 सालों में 54 विदेश यात्राएं की और इन यात्राओं के पब्लिक रिकॉर्ड मौजूद है, पर यात्रा की फंडिंग किसने की, इसकी कोई जानकारी नहीं है। बीजेपी ने इन दौरों के खर्च और उद्देश्य पर सवाल उठाए हैं। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि पब्लिक डोमेन में मौजूद जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी ने इटली, ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, वियतनाम, सिंगापुर, बहरीन, मालदीव, कतर और यूएई जैसे देशों की कुल 54 विदेश यात्राएं की हैं। उन्होंने दावा किया कि इन यात्राओं से जुड़े कई रिकॉर्ड सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं, जिनमें प्रेस कार्यक्रम, होस्ट पेज, संसदीय अनुपस्थिति रिकॉर्ड और फोटो सबूत शामिल हैं। अब सवाल यात्राओं की फंडिंग को लेकर संबित पात्रा पूछ रहे थे कि देश की जनता को ये जानने का अधिकार है कि इन विदेश दौरों का खर्च किसने उठाया और इन यात्राओं का मकसद क्या था। तो आरोप ये लगाए गए, वो आरोप लगातार आप सुन रहे थे इंडिया टीवी पर। संबित पात्रा ने तकरीबन 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसका एक छोटा हिस्सा आपके सामने रखते हैं। 3 मई 2026 कहां गए? मस्कट, ओमान। कैसे जानी सरकार? पब्लिक डोमेन, विजुअल ऑन एक्स, प्राइवेट विजिट इंडिकेटेड, नो आइटिनरी सरफेस्ड, नो होस्ट डिस्क्लोज्ड। अब ये होस्ट के ऊपर निर्भर करता है कि वो डिस्क्लोज करे। कुछ डिस्क्लोज नहीं किया गया। खर्चा कितना हुआ? 50 लाख रुपया। 50 लाख रुपीज वॉज स्पेंड। दूसरा एग्जाम्पल दिसंबर 2025 का दे रहा हूं। लंदन और बर्लिन गए। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस आईओसी बर्लिन प्रोग्रेसिव अलायंस, ये स्कॉल्स लंच भी हुआ और एक हट्टी स्कूल था, वहां भी उनका कार्यक्रम हुआ। ये ऑन रिकॉर्ड है। ऑन रिकॉर्ड 1.4 करोड़ खर्चा हुआ। अब हम आते हैं दूसरे पेज पे। बहुत सारे हैं, मैं सब में नहीं जा रहा हूं। सितंबर अक्टूबर 2025 लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका में 19 रातें, 4 लॉन्ग हॉल लेग्स, सिक्योरिटी एड्स लेके गए थे, इवेंट सपोर्ट, कुल मिला के खर्चा 5.5 करोड़ रुपया ऑन रिकॉर्ड। किसने दिया? कोई स्टेटमेंट नहीं। सितंबर 2025 खर्चा कम हुआ है। कम मतलब 45 लाख रुपए में, बाकी कंपैरिजन में कम कह रहा हूं। 45 लाख रुपए खर्चा हुआ है, मगर सितंबर 2025 अनडिक्लेयर्ड है। डिक्लेयर कहीं नहीं किया गया है, चुपके से चले गए हैं। सीआरपीएफ ने लेटर लिखा है और उस लेटर में लिखा है कि सीक्रेट ट्रिप। सीक्रेट ट्रिप, व्हाट इज अ सीक्रेट ट्रिप? आप एमपी हैं, आप सीक्रेट ट्रिप में जाते हैं और सीआरपीएफ को चिट्ठी लिखनी पड़ती है कि साहब सीक्रेट ट्रिप में चले गए हैं, मतलब डॉज करके आप सीक्रेटली चले गए। आप पत्रकार हैं, आप खुद बताइए, आप भी सीक्रेट ट्रिप पे नहीं जा सकते हैं। आपके घर के लोग, आपके मित्र, आपकी संस्था ये भी जानती है कि आप कहां जा रहे हैं। तो मोटा मोटी तौर पर जो आरोप अभी तक, चूंकि राहुल महाजन जी, अजीत द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं ये समझने की कोशिश करी थी कि संबित पात्रा आरोप क्या लगा रहे हैं। तो राहुल जी, एक आरोप तो ये समझ में आया कि कमाई जब आपकी 1 रुपए की है तो खर्चा 10 रुपए का कैसे हो गया? 60 करोड़ का खर्चा कैसे हो गया जब आपकी कमाई ही 16 करोड़ तक की है? तो पहला सवाल तो यहीं पर था। देखिए, 2-3 चीज समझ आती है। एक तो ये समझ नहीं आता एग्जैक्ट आरोप क्या है। आरोप क्या ये है कि राहुल गांधी ने किसी एंटी नेशनल व्यक्ति से या एंटी भारत के किसी दुश्मन से फंडिंग कराई है? क्या ये आरोप है? अगर ये आरोप है तो फिर तो राहुल गांधी को पकड़ लेना चाहिए। क्यों? और दूसरी बात ये है कि जब भी कोई विदेश यात्रा पे जाता है तो ऐसा थोड़ा कि विदेश यात्रा पे चला गया तो पता नहीं चलता कि कहाँ जा रहा है। बाकायदा इमिग्रेशन से आप जाएंगे वहां पर। और दूसरा, फिर तो हमारी एजेंसीज पे बड़ा बड़ा सवाल है। कितना बड़ा सवाल होना चाहिए। हम कहते हैं हमारा रॉ बहुत अच्छा है, पता नहीं चलेगा कि क्या कर रहे हैं वहां पे जाके। तो देखिए, ये थोड़ी अजीब सी बातें हैं। जैसे संबित पात्रा जो एफआरसीए कह रहे हैं, जो एक्चुअली एफसीआरए है, जो बार बार वो ये कह रहे हैं। तो एफसीआरए में अगर आपने फॉरेन फंडिंग किससे ली है और उसको आप गलत मान रहे हैं या फिर उसको डिस्क्लोज नहीं किया है, तो 5 साल की सजा, राहुल गांधी को पकड़ के अंदर डाल दो। ठीक, 5 साल की सजा है ना उसमें, तो करना चाहिए। और दूसरा, ये पता नहीं चलेगा टिकट किसने खरीदा, होटल किसने बुक किया, कहाँ
ये सब पता नहीं मैं चलेगा तो ये क्या जानना मजाक चाह है रही क्या? हूँ, अब इसमें दूसरा मैं मेरा जानना ये चाह रही कहना हूँ सर, जो है, आप ये बात कह रहे हैं ना कि मैं अगर एक इतना छोटी सी ही बात और ऐड करूंगा। जी जी। क्या आज देश के लिए इंपॉर्टेंट है कि राहुल गांधी कहां गए, क्या किया, या ये इंपॉर्टेंट है कि भाई रुपया जो है 50% तक गिर चुका है आपकी सत्ता में आने के बाद, आप उसकी गिरावट को रोक नहीं पा रहे हैं? क्या ये इंपॉर्टेंट है कि आज दूध जो है वो 2 रुपए महंगा हो गया है, या महंगाई जो है आपके सर पे खड़ी हुई है? क्या आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप देश के लोगों को ये बताएं कि हम इसके लिए क्या करने जा रहे हैं? ठीक बात। बिल्कुल सर, और यही सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही थी और इसी चर्चा को आगे बढ़ाना चाह रही थी कि एक तरफ आप राहुल गांधी विदेश यात्रा कितनी बार जा रहे हैं, अभी तक तो आप ये कहा करते थे कि राहुल गांधी विदेश यात्रा पर जाकर करते क्या हैं, कहते क्या हैं। अब आपको ये पता लगाना है कि राहुल गांधी का खर्चा कहां से आ रहा है, राहुल गांधी को फंडिंग कौन कर रहा है, तो पता लगा लीजिए, आप सरकार में हैं। आज के वक्त राहुल गांधी पर स्पेसिफिकली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और तकरीबन 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, अजीत जी क्या मायने हैं इसके, क्या बताना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी, या इसके जरिए क्या सियासी मायने साधने की कोशिश कर रही है? देखिए, इसमें 2-3 बातें समझने की जरूरत है। एक तो क्या है कि ये हर पार्टी ऐसा करती है और भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को कुछ ज्यादा साध लिया है कि किस तरह से हेडलाइन मैनेज करते हैं, किस तरह से जो एक इशू चल रहा है उसको कैसे डाइवर्ट करते हैं। तो एक तो विशुद्ध रूप से एक पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। कहा भी संबित पात्रा ने कि हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो हमको आप जवाब दे करके चुप करा दीजिए। तो एक तो पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और डाइवर्ट करना था अटेंशन उन तमाम इशूज से जो आज चल रहे हैं, और एक नया न्यूज साइकिल शुरू करना था जो भारतीय जनता पार्टी लगातार करती रहती है। हेडलाइन मैनेजमेंट की जो बात होती है, तो एक नया न्यूज साइकिल शुरू हो गया। अभी क्या न्यूज था कि आप लोग 2 रुपए सीएनजी बढ़ गया मुंबई में, 2 रुपए में दाम पे दूध के बढ़ गए, सोने चांदी पर आयात शुल्क बढ़ा तो उससे 10,000 और 22,000 कीमतें बढ़ गई, चीनी का एक्सपोर्ट रोका गया इसका मकसद ये था कि चीनी की कीमत न बढ़े। तो ये तमाम रुपया गिर करके 96 तक पहुंचने ही वाला है। तो इस न्यूज साइकिल को चेंज कर दिया गया। पहली बात तो ये है। अब दूसरी बात, इसमें ये इंपॉर्टेंट बात है, बहुत बार बार कहा जा रहा है कि बिना बताए चले गए, सीक्रेट ट्रिप है। अब सिक्योरिटी का जो अरेंजमेंट है, अब एसपीजी प्रोटेक्टी नहीं है राहुल गांधी या कोई भी पूर्व प्रधानमंत्री का परिवार अब एसपीजी प्रोटेक्टी नहीं है, अब सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को प्रोटेक्ट करती है एसपीजी। बाकी उनके पास जो Z+ की सिक्योरिटी है, Z+ ASL एक होता है। ASL का मतलब है एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंस जो होता है, जिसमें आगे एक एडवांस टीम जाती है। तो हो सकता है कि राहुल गांधी उस एडवांस टीम को नहीं बताएं, लेकिन राहुल गांधी अगर विदेश जा रहे हैं तो जो सिक्योरिटी कार्डन है उनका, जो सीआरपीएफ के लोग हैं, उनको कैसे नहीं पता चलेगा? ये कैसे नहीं पता चलेगा कि राहुल गांधी अभी निकल के एयरपोर्ट जा रहे हैं? या एयरपोर्ट पर क्या उनका वीजा नहीं लगता है? वीजा लगता है उनके एयरपोर्ट पर, इमिग्रेशन में उस पर ठप्पा नहीं लगता है क्या? उसके लिए वो टिकट नहीं कटाते हैं? ऐसे सेक्रेट तो नहीं जा सकते हैं। एमईए को क्या पता नहीं है? तो ये सरकार को पता है, सरकार को पता है कि वो कब गए, कहां गए, इसमें कोई और जो बात राहुल जी ने कही, मैं भी उसे सेकंड करती हूं कि अगर वाकई में आपको दाल में कुछ काला नजर आ रहा है तो सरकार आपकी है, संस्थाएं आपकी है, कंट्रोल आपका है, आप करवाइए जांच। और जांच करवा के अगर आपको कहीं पर भी कुछ इलीगल दिखाई दे रहा है तो आप राहुल गांधी को जेल भेज दीजिए। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब, जो आपने कहा ना अजीत जी, न्यूज को आप डाइल्यूट करने की या डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बड़ी खबर और है, वो बड़ी खबर दर्शकों के सामने रख दें जो वाकई में खबर है। दुनिया भर में ऑयल क्राइसिस के बीच ईरान के विदेश मंत्री अरागची भारत दौरे पर हैं और अमेरिका के साथ जंग शुरू होने के बाद ईरानी विदेश मंत्री अरागची का यह पहला भारत दौरा है। मिडिल ईस्ट में टेंशन और हॉर्मुज संकट के बीच अरागची का यह दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरफ जहां अमेरिकी राष्ट्रपति चीन के दौरे पर हैं, तो वहीं ईरान के विदेश मंत्री भारत दौरे पर हैं। साथ ही रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भी भारत दौरे पर हैं। दरअसल ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की नई दिल्ली में बैठक हो रही है, जिसमें शामिल होने के लिए लावरोव और अरागची भारत पहुंचे हैं। आपको बता दें कि भारत, रूस और चीन ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य है, तो वहीं ईरान, UAE, सऊदी अरब और मिस्र नए मेंबर हैं। लेकिन अहम यह है कि जिस तरीके की टेंशन इस वक्त मिडिल ईस्ट में चल रही है, ऐसे में अरागची का भारत आना, क्या इसके मायने निकाले जाएं, ये कितना इंपॉर्टेंट है? एक तरफ ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान बातचीत करना, क्या इससे इतर भी कोई बातचीत हो सकती है? क्या युद्ध से जुड़ी हुई भी कोई बातचीत हो सकती है? इसका क्या मतलब अजीत जी निकाला जाए? अरागची, मुझे लगता है मिडिल ईस्ट में जब से जंग छिड़ी हुई है तब से शायद पहला किसी देश का दौरा वो कर रहे होंगे। और दौरे उन्होंने किए हैं। एक इस बात को, इसमें खास बात यह है कि वो चीन होकर के आए हैं, मतलब चीन गए और उसके तुरंत बाद अमेरिका के राष्ट्रपति भी चीन गए हैं। तो वो एक अलग पहलू है जो चीन का और ईरान का संबंध है। और अभी हम लोगों ने देखा कि कैसे पाकिस्तान का एक जहाज जो है, मिलिट्री का जहाज, वो नूर खां एयरबेस पर पाकिस्तान में खड़ा था, ईरान का जहाज।
तो ईरान का जहाज पाकिस्तान होस्ट कर रहा था और ईरान के विदेश मंत्री चीन गए और अमेरिका के राष्ट्रपति चीन पहुंचे, वो एक अलग एंगल है। वहां से भारत आए हैं अरागची जो है, अरागची लगातार देशों के दौरे करें और रूस भी होकर के आए हैं, और वो जो पश्चिम एशिया का संकट है उसको लेकर के एक कंसेंसस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ईरान पहले दिन से, युद्ध जब से शुरू हुआ तब से ईरान कह रहा है कि ब्रिक्स की अध्यक्षता इस समय भारत के पास है, तो भारत अभी पश्चिम एशिया के हालात में इंटरवेन करे, वो उसमें किसी तरह का हस्तक्षेप करे। अब भारत की दुविधा यह है कि हस्तक्षेप करने के लिए उसमें क्या है, कैसे हस्तक्षेप करें। प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं कि भाई युद्ध नहीं होना चाहिए, बातचीत के जरिए सुलझाइए, इससे ज्यादा भारत एक तो उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। दूसरी बात यह है कि अभी जो देश आए हैं ब्रिक्स को, इस पर सारी दुनिया की नजर होगी, क्योंकि आगे हम लोग ब्रिक्स की फुल फ्लेज्ड बैठक होस्ट करने वाले हैं। तो विदेश मंत्रियों की बैठक है जिसकी अध्यक्षता जयशंकर कर रहे हैं। लेकिन साल के अंत में जब ब्रिक्स का सम्मेलन होगा, ब्रिक्स प्लस बल्कि कहें, इसमें तो अब जो नए देश आपने बताया जो जुड़ गए, अब तो ब्रिक्स के साथ पहले 5 ही देश थे, अब और देश जुड़ गए हैं, उनकी बैठक होगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसकी अध्यक्षता करेंगे। तो ये भारत के ऊपर एक सवाल रहेगा, भारत की भूमिका को अंडरलाइन करने की कोशिश होगी कि ब्रिक्स के अध्यक्ष के नाते भारत जो क्षेत्रीय स्थिरता है, जो क्षेत्रीय भू राजनीतिक स्थितियां हैं, उसमें भारत क्या स्टैंड लेता है। आज जब बात करेंगे प्रधानमंत्री इन तमाम लोगों से और जयशंकर का जब संबोधन हम लोग सुनेंगे तो एक साफ होगा कि भारत इसमें क्या स्टैंड ले रहा है, जो अभी भू राजनीतिक स्थितियां हैं, और खासतौर से होर्मुज की खाड़ी को खोलने के लिए। देखिए, ईरान के अपने कंसर्न्स हैं, ईरान के ऊपर जो हमले हुए वो अपने कंसर्न्स हैं, लेकिन होर्मुज की खाड़ी का बंद होना सबसे ज्यादा भारत के लिए चिंता की बात है। तो उसमें कैसी व्यवस्था बनती है, ये इसको हम लोग वॉच करेंगे 2 दिन के कह रहे हैं। और राहुल जी, ये चिंता इसलिए भी है क्योंकि अमेरिका और चीन जैसी जो बड़ी बड़ी महाशक्तियां हैं उनके पास अपने ऊर्जा के स्रोत भी बहुत हैं और उसके बाद उनके भंडारण की व्यवस्था भी बड़ी है। समस्या वहां पैदा होती है जहां पर भारत तेल भी आयात कर रहा है, गैस भी आयात कर रहा है, उसी हॉर्मुज स्ट्रेट से आयात कर रहा है और वहां पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। भारत और ईरान के बीच में अगर या यूं ब्रिक्स सम्मेलन के ही तहत मैं कहूं कि अगर कुछ बेहतर कदम हो सकता है तो वो ये कि ग्लोबल मंच के जरिए एक ऐसा संदेश आए जहां से हॉर्मुज स्ट्रेट को निर्बाध रूप से खोला जा सके। देखिए, ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि इसमें 2 मतलब या 3 देश में ऐसे कहूं कि एक तो रूस, एक चीन और एक जो है ब्राजील, ये ऐसे देश हैं जो कि ना केवल मिलिटरीली बहुत पावरफुल हैं, इकोनॉमिकली भी बहुत पावरफुल हैं भारत के साथ साथ। तो ऐसे में ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि 3 बिलियन से ज़्यादा लोगों, 3 बिलियन प्लस लोगों को रिप्रेजेंट करता है और इकोनॉमिकली ये एक बड़ा वो है। और डी-डॉलराइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है उससे जोड़ के ब्रिक्स को ज़रूर देखा जाता है। तो ऐसे में एक ऐसी फोरम है जो कि यूरोप से या फिर वेस्ट से बिल्कुल अलग है और ये कहा जा सकता है कि वेस्ट के पैरेलल एक कहीं ना कहीं एक संस्था है जिसमें लोग जो है अपनी बात या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो कर सकते हैं। और तो ऐसे में ये भी बात है कि चीन और रूस के जो रिश्ते ईरान से हैं वो कहीं ना कहीं भारत के लिए ये फ़ायदेमंद हो सकते हैं इस फोरम में कि वो ईरान को किसी तरह से समझाएं कि हॉर्मुज की खाड़ी को कैसे खोला जा सकता है या ईरान के साथ बातचीत उस समय हो। चीन का प्रॉब्लम इसलिए भी बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि ईरान जो है वो चीन को जो पहले समुद्र के रास्ते से सप्लाई करता था, आजकल लैंड से सप्लाई जो है वो करने लग गया है। तो वो चीन का बहुत बड़ा उतना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन चीन की जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है बहुत बड़ी है, इस तरह से देखा जाए तो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट उसी की है। तो ऐसे में उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि हॉर्मुज की खाड़ी जो है खोली जाए ताकि ज़्यादा उसकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो सकें। तो सब लोगों का यहाँ पे चिंता का विषय है। दूसरा, रूस और जो यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है उससे भी ऐसा नहीं है कि उससे प्रॉब्लम्स नहीं है, उससे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं देशों को हो रही हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं एक ऐसा इशू है जिस पे बात हो सकती है और इस इश्यू पर हर जगह बात हो रही है। इस वक्त एक बड़ी खबर बता देते हैं, बीजिंग से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है जहां सबसे बड़ी मुलाकात चल रही है। दुनिया की नजर ट्रंप और जिनपिंग की इस बैठक पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का बीजिंग में भव्य स्वागत किया गया। शी जिनपिंग ने अमेरिका और चीन में दोस्ती की बात कही है तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी जिनपिंग की जमकर तारीफ की है। ट्रंप ने शी जिनपिंग को महान नेता बताते हुए कहा कि आपका दोस्त होना मेरे लिए गर्व की बात है। वहीं जिनपिंग ने ताइवान के मुद्दे पर ट्रंप को चेतावनी दी है और कहा कि ताइवान का मुद्दा अगर सही से नहीं सुलझा तो दोनों देशों के बीच टकराव बढ़ सकता है और इस कंडीशन में दोनों देशों के बीच रिश्ते भी खतरनाक हो सकते हैं। तो एक बात जो शी जिनपिंग की तरफ से अजीत जी कही गई थी उस बात पर थोड़ा सा दर्शकों का ध्यान लेकर आना जरूरी है। उन्होंने कहा कि जो दुनिया की महाशक्तियां हैं उन्हें मिलकर सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ना चाहिए।
लेकिन सच्चाई ये है कि ये दोनों देश दो ध्रुव पर बैठे हुए हैं जो अपने अपने हितों के लिए तो आगे आते हैं, लेकिन वो दुनिया के लिए, चाहे अनचाहे भारत की भी हम बात कर लें, कि वो संकट पैदा करते हैं। बिल्कुल, और ये अपने दोनों का अपने अपने इंटरेस्ट में ये बैठक हो रही है। इसमें ग्लोबल इंटरेस्ट का कितना ध्यान रखेंगे ये हम बहुत उम्मीद नहीं कर सकते हैं। खासतौर से जब भी अमेरिका चाइना जाएगा तो वो किसी ग्लोबल इंटरेस्ट से बात करेगा, हमको नहीं इसका आइडिया है। 2017 में गए थे ट्रंप, वहां जाकर के तो कोई ग्लोबल इंटरेस्ट की और कोई वैश्विक शांति और वैश्विक व्यवस्था के लिए कोई बात करके नहीं आए थे। और ये इस यात्रा की तुलना हम 1972 के जो निक्सन की यात्रा थी, जब चेयरमैन माओ से वो मिलने गए थे, उस यात्रा से हम लोग ज्यादा कर रहे हैं, ज्यादा उसके साथ को रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि स्थितियां उसी तरह की हैं। एक हॉस्टिलिटी आने के बाद आप गए हैं चीजों को ठीक करने, और एक रिपोर्ट आई है जिस रिपोर्ट के हिसाब से उस समय भी जो हॉस्टिलिटी के बाद गए थे वो, और चेयरमैन माओ से मिले थे निक्सन किसिंजर की पॉलिसी के तहत। तो ये 5B और 3T ये एक एनालिसिस है कि ट्रंप गए हैं 5B में, जिसमें आपका बीन्स भी आ गया, वो सारी बातें जो हैं जी, बीफ है, बोइंग है, और बोर्ड ऑफ ट्रेड है, बोर्ड ऑफ टैरिफ है, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है। और चाइना की तरफ से कहा जा रहा है कि 3T है। 3T का मतलब ताइवान है, टैरिफ है और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है। लेकिन हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को और टैरिफ को किनारे रखिए, चाइना का फोकस ताइवान पर है। 3T का मतलब ताइवान ताइवान ताइवान। जब गए थे निक्सन, और निक्सन जब लौटे थे तो चाइना की तरफ से जो प्रेस रिलीज जारी हुआ था, उस प्रेस रिलीज में कोट अनकोट हम कह रहे हैं, उसने लिखा था कि अमेरिका थ्रोज ताइवान अंडर द बस। वो ये कहा था, उन लोगों ने ये परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की थी कि अमेरिका ने ताइवान को छोड़ दिया है। आज भी ये परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, और ट्रंप को ये परसेप्शन बने, इसमें कोई दिक्कत हमको नहीं लग रहा है कि दिख रही है। हो सकता है हो, अमेरिकन जो एस्टेब्लिशमेंट है उसमें हो, लेकिन ट्रंप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमको ताइवान की ज्यादा परवाह नहीं है। वो तो ऑलरेडी एक ऐसे क्राइसिस में है ही, ऑलरेडी एक ऐसे यूं कहें ईरान इजराइल के बीच में वॉर में अमेरिका भी है, जो अब ताइवान अगर चीन अगर ताइवान के ऊपर हमला करता है तो अमेरिका उसमें बोलने की स्थिति में नहीं है। एग्जैक्टली। और जब कह के चले हैं ट्रंप कि हमको ईरान युद्ध खत्म करने के लिए चीन के सहयोग की जरूरत नहीं है, ये कह के वॉशिंगटन से वो जहाज में चढ़े हैं, तो जब ईरान युद्ध खत्म करने के लिए आप चीन से बात नहीं करिएगा तो चीन से फिर अपने ही इंटरेस्ट की बात करेंगे ना। अपना 9 लाख करोड़ का समझौता करने की बात है, बोइंग से सबसे बड़ा विमान का समझौता होगा, तो ये तो आपका होगा ना। इससे वैश्विक शांति में क्या आप रेयर अर्थ मिनरल्स मांगेंगे उनसे, बदले में वो आपसे मांगेंगे कि ताइवान पर आप लीनियंट व्यू रखिए, फिर इसका वैश्विक शांति में क्या योगदान है? बिल्कुल, यहां से कोई वैश्विक शांति का प्रस्ताव होगा या यहां से कोई तरीका निकाला जाएगा, ऐसा फिलहाल नजर नहीं आता है। लेकिन भारत अपने हितों को साधने के लिए, या भारत जिस तरीके के संकट पैदा होने की बात की जा रही है उसे दूर करने के लिए लगातार कोशिशें कर रहा है। मिडिल ईस्ट में जारी हाई टेंशन के बीच प्रधानमंत्री मोदी कल से 5 देशों के दौरे पर जा रहे हैं। पीएम मोदी के दौरे की शुरुआत यूएई से होगी, उसके बाद पीएम नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली जाएंगे। पीएम की इस यात्रा का फोकस एनर्जी सिक्योरिटी है। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी के यूएई दौरे पर दोनों देशों के बीच बड़ी डील हो सकती है। पीएम मोदी यूएई में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायान से मुलाकात करेंगे। इस दौरान लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी और रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार से जुड़े 2 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। यूएई ने तेल उत्पादक देशों के समूह ओपेक के बाहर निकलने का फैसला कर लिया है। ऐसे में दोनों देशों की साझेदारी अहम हो सकती है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि ईरान जंग की वजह से सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। ऐसे में भारत अपने तेल और गैस की जरूरतों के लिए यूएई के साथ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी और रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार को लेकर 2 बड़े समझौते पर मुहर लगा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनर्जी संकट का समाधान निकालने के लिए निकले हों, और एनर्जी का संकट कितना बड़ा है हमारे सामने, वो प्रधानमंत्री की देशवासियों से की गई राहुल जी अपील से ही समझा जा सकता है। उन्होंने कहा कि आपको अपनी ऊर्जा की खपत को थोड़ा घटाना होगा, इसे लिमिट करना होगा। इन 5 देशों का दौरा कितना महत्वपूर्ण? देखिए, बहुत अलग अलग देश हैं इसमें, जैसे नीदरलैंड्स है, स्वीडन है, इटली है, उसके नॉर्वे है और यूएई है। इस तरह के देश बहुत सारे हैं, और अलग अलग देशों से भारत के अलग अलग हित जो हैं वो सस्ते हैं। यूएई का आपने जिक्र किया, नॉर्वे और यूएई से एनर्जी सिक्योरिटी जो है वो कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। नीदरलैंड में एआई सेमीकंडक्टर्स, ये बहुत महत्वपूर्ण है अगर हम बात करेंगे। दूसरा, स्वीडन में इनोवेशन और ग्रीन एनर्जी जो है ये एक बड़ा इशू है। और इटली से डिफेंस और मैन्युफैक्चरिंग भारत के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग जो हित है भारत के, वो साधने की कोशिश है।
ख़ासतौर से यूएई से भारत के संबंध पिछले कई सालों में बहुत अच्छे हुए हैं और ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान के साथ यूएई के संबंध खराब हो रहे हैं, तो भारत के लिए और इम्पोर्टेंट यूएई है, एक बिजनेस हब भी है यूएई। अगर उस तरह से देखा जाए तो बहुत सारी कंपनीज जो है यूएई के ज़रिए ऑपरेट करती हैं और एनर्जी का हब तो है ही, जैसे आपने भी जिक्र किया कि गैस का और पेट्रोलियम के लिए हम यूएई पे काफ़ी निर्भर करते हैं। तो ये प्रधानमंत्री का दौरा प्योरली अगर हम देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं संबंध जो हमारे ऑलरेडी इन देशों के साथ अच्छे हैं उसके ज़रिए किस तरह से हम अपने व्यापार को या अपने जो ज़रूरतें हैं उसे पूरा किया जाए, इसकी तरफ होगा। इसमें एक लाइन इसमें मतलब वो ठीक ही कह रहे हैं राहुल जी जो कह रहे हैं उसमें। अब यूएई जो ओपेक से बाहर हुआ आपने बताया है, तो उसका लाभ यह है कि वो अपनी प्रोडक्शन बढ़ा सकता है। वो अब उसके ऊपर ये बाधा नहीं रहेगी, ओपेक तय नहीं करेगा कि आप कितना प्रोडक्शन करें। और दूसरा लाभ यह है कि उसका तेल ले आने के लिए हमको होर्मुज की खाड़ी से नहीं गुजरना होगा, वो दूसरी तरफ जो है ओमान की खाड़ी से जहाज निकल के आ जाएगा और हम लोग के यहाँ 3 से 4 दिन में जहाज पहुंच भी जाएगा भारत के बंदरगाहों पर। तो अगर यूएई के साथ समझौता होता है तेल और गैस का, हम लोगों का हालांकि उनके भी प्लांट्स बहुत डैमेज हुए हैं ईरान के हमले में, लेकिन अगर एक डील होती है लंबे समय के लिए भारत के हित में होगा, बहुत बड़े हित में होगा। वो प्रोडक्शन अगर बढ़ाएगा तो कीमत भी कम होगी, हमारे यहाँ ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट कम होगा और होर्मुज की खाड़ी का जो खतरा है उससे बच पाएंगे, क्योंकि वो तेल ओमान की खाड़ी से फुजैरा बंदरगाह जहां से हम लोग का आता है वो आसानी से तेल आ जाएगा। इसलिए यूएई की यात्रा पर सबकी नजर रहनी चाहिए। बिल्कुल, वैकल्पिक व्यवस्था क्या हो सकती है भारत के लिए, ये भारत कर रहा है, भारत देख रहा है और इसीलिए लगातार प्रधानमंत्री के दौरे हो रहे हैं। मिडिल ईस्ट के संकट का असर पूरी दुनिया पर नजर आ रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दूसरे देशों के साथ ही भारत के लिए भी आफत बन गया है। यही वजह है कि देश में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। सोना चांदी के बाद अब दूध भी महंगा हो गया है। मदर डेयरी और अमूल ने दूध पर प्रति लीटर 2 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। दूध के साथ ही मुंबई में सीएनजी भी महंगी हो गई है। सीएनजी के दाम बढ़ने से सफर भी महंगा हो गया है। संकट काल के बीच मोदी सरकार ने चीनी के एक्सपोर्ट पर भी बैन लगा दिया है। चीनी की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने 30 सितंबर तक चीनी के निर्यात पर रोक लगा दी है। अल नीनो की वजह से इस साल चीनी के उत्पादन पर असर पड़ सकता है। ऐसे में सप्लाई चेन ब्रेक ना हो, इसके लिए सरकार ने दूसरे देशों में चीनी भेजने पर रोक लगा दी है। ब्राजील के बाद भारत दुनिया में चीनी का दूसरा बड़ा एक्सपोर्टर देश है। अब जब चीनी के निर्यात पर आप रोक लगाते हैं, हालांकि ये भी दर्शकों को फिर से हम याद दिला दें कि ऐसा नहीं है, ये लंबे काल तक के लिए है, सितंबर तक के लिए। फिलहाल संकट काल से बचने के लिए एक ये बचत काल का आप कह सकते हैं एक और कदम है, जिसमें चीनी के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाई गई है और ये सितंबर तक के लिए लगाई गई है। इधर सोने चांदी पर बढ़ी हुई इंपोर्ट ड्यूटी के बाद इनकी कीमतों में भी तेजी देखी जा रही है। केंद्र सरकार ने सोना और चांदी के आयात पर लगने वाली ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% कर दी। सराफा बाजार में सोने की कीमत 9,000 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ गई। चांदी की कीमत 22,000 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी हुई है। बाजार में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का दाम 1,50,000 से 1,68,000 के बीच आ गया है। यानी 22 कैरेट 10 ग्राम सोना 1,39,000 पर चला गया है और 1 किलो चांदी का मूल्य 3 लाख के पार आ गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से 1 साल तक सोना ना खरीदने की अपील की। इसका असर भी अब दिखने लगा है। पिछले 2 दिनों में सोने की खरीद पर 26% से ज्यादा की गिरावट हुई है। सोना महंगा होने के बाद मुंबई में ज्वेलरी शॉप्स पर सन्नाटा पसरा हुआ है। ग्राहकों की कमी की वजह से कारोबारी चिंता में डूबे नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अपील की, उसका असर भी दिख रहा है, लेकिन यह भी बात तय है कि सोने चांदी के दामों में इजाफा हुआ, इसका ज्यादा असर मार्केट पर है। लोग भी परेशान हैं और कारोबारी भी परेशान हैं। और इस परेशानी का इलाज क्या है, या ये परेशानी कब तक रहेगी, ये परेशानी कैसे दूर होगी, राहुल जी, इस पर बात कर लेना जरूरी है और इस पर सरकार को स्पष्ट तौर पर जवाब देना भी जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये बात तो सही है कि हमारे देश में अगर हम एक अनुमान लगाएं तो 71 जो बिलियन डॉलर जो है वो सोने के आयात पर जो है वो खर्च होता है। तो एक बड़ा वो है। और दूसरा देखिए, पेट्रोलियम पदार्थों पर भी नंबर 1 वो है और उसके बाद सोना और उस पे है। तो अगर हम बार बार विदेशी मुद्रा को बाहर भेजेंगे तो उसका सीधा असर हमारी मुद्रा पे पड़ता है। ये भी एक कारण है कि हम जब विदेशी मुद्रा इस तरह से खर्च करते हैं तो वो कहीं ना कहीं भारतीय मुद्रा पर दबाव डालती है। और यही आपने देखा होगा कि पिछले कई सालों में जिस तरह से भारतीय मुद्रा जो है वो नीचे गई है या उसका डिक्लाइन हुआ है यूएस डॉलर के कंपैरिजन में, तो वो एक कारण है। अभी आपने
देखा होगा कि भारत में जो आरबीआई है उसने लगभग, अगर 2022 से अब तक देखें तो लगभग 110 या 115 बिलियन डॉलर जो हैं वो जो है मार्केट में जो आगे डाले, ताकि जो है कहीं ना कहीं जो स्लाइड है भारतीय मुद्रा का वो खत्म हो सके। लेकिन इससे भी बहुत ज़्यादा असर हमें देखने को नहीं मिला है। तो इसलिए भी ये मेजर्स ज़रूरी हैं कि हम जो है अपनी विदेशी मुद्रा जो है उसे बचाएं, क्योंकि इस वक्त हार्मुज की खाड़ी जैसा संकट है, तेल का संकट है, बाकी सारे संकट है। ये भी ज़रूरी है कि हम मुद्रा बचाएं ताकि हमारे पास जो ये आयात का बिल है ये कहीं ना कहीं कम हो सके और कहीं ना कहीं स्टेबलाइज हो, भारतीय मुद्रा कहीं स्टेबलाइज हो पाए। जब से प्रधानमंत्री ने ये अपील की है अजीत जी, मैं भी अलग अलग रिपोर्ट्स और इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट पढ़ के समझने की कोशिश करी उससे कितना असर पड़ेगा। तो अगर 10% भी अगर इस सलाह पर अमल कर लिया जाता है, फिर चाहे वो सोना हो, तेल की खपत हो, फर्टिलाइजर की खपत हो, इन सब पे अगर अमल कर लिया जाता है तो 45 अरब डॉलर तक भारत बचा सकता है। 10% भी अगर कदम उठाया गया तो इतना बड़ा अंतर आ जाएगा। बिल्कुल ये हो सकता है, ये अंतर आ सकता है, क्योंकि कई कारणों से हमारा विदेशी मुद्रा भंडार हम लोग देख रहे हैं कि ब्लीड कर रहा है, कम हो रहा है। एक तो तेल के आयात के बिल बढ़ रहे हैं, सोने का आयात होता है उसका बिल बढ़ा ही है हम लोगों का। विदेश से जो पैसे आते थे रेमिटेंसेज, खाड़ी युद्ध की वजह से अगर हम लोग माने कि 10 लाख लोग भी अगर लौट आए हैं तो वहां से आने वाला रेमिटेंसेज कम हुआ है हम लोगों के यहाँ। तो इस तरह के कई, अच्छा विदेशी निवेश कम आ रहे हैं हम लोगों के यहाँ। कई महीने तो नेट जीरो रहा, अभी पिछले महीने ठीक रहा थोड़ा सा। फिर शेयर मार्केट से जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है FII का, वो पैसा निकल रहा है। तो ये कई कारण है जिसकी वजह से विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव आया है हम लोगों के, और उस दबाव जो को भी कम आप करने बात के करें लिए इससे भी एक इन्फॉर्मेशन जरा जोड़ देना जरूरी है कि ये जो यहाँ के मार्केट से विदेशी निवेशक पैसा निकाल भी रहे हैं, फिर वो जाके चीन में, वियतनाम में, जापान में इसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। सर, इन्वेस्टमेंट सीधे उन कंट्रीज में जा रही है जहां AI का एनवायरनमेंट बहुत ही स्ट्रांग है जी। क्योंकि अभी पूरी दुनिया का मार्केट जो है वो AI कंट्रोल कर रहा है, शेयर मार्केट खास तौर से। और आप देखिए हम लोगों के शेयर मार्केट में लिस्टेड तमाम कंपनियों का जो बाजार मूल्य है वो ताइवान की एक कंपनी से कम हो गया है। सेमीकंडक्टर बनाने वाली ताइवान की एक कंपनी का मूल्य हम लोग के शेयर बाजार में लिस्टेड सारी कंपनियों के मूल्य से ज्यादा हो गया है। तो पूरी दुनिया में जो शेयर मार्केट है ड्रिवन बाई AI कंपनी, AI एनवायरनमेंट है, हम लोग उस मामले में पिछड़ रहे हैं, तो पैसा निकल रहा है। तो ये तमाम कारण है जिसकी वजह से डॉलर के उस पर रिजर्व पर बोझ पड़ रहा है। अब अगर हम लोग इसकी बात करें, ये जो बंद हुआ है इसका लाभ कुछ ना कुछ होगा जी, लेकिन इसका एक नुकसान भी है जो तमाम ट्रेडर्स कह रहे हैं। नुकसान ये है कि स्मगलिंग का रूट खुल जाता है। भारत सरकार को उस मामले में बड़ी सख्ती बरतनी होगी कि सोने की स्मगलिंग न बढ़े, और जो पैरेलल इकोनॉमी है ब्लैक मनी की, वो सोने की इकोनॉमी न बने, क्योंकि वो बनने का बड़ा खतरा है। बिल्कुल। और इस बात को समझने की जरूरत है कि सोना हम लोगों के यहाँ सिर्फ इकोनॉमी से जुड़ा हुआ नहीं है, ये कल्चरल से जुड़ा हुआ, हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ है। अब सर सोना कितना सोना है ये तो हम जानते ही हैं। अब समस्या ये है कि सरकार के सामने संकट बड़ा है, और सरकार का ये संकट नहीं, ये हमारे सामने महंगाई का संकट है। अगर हम ये तमाम प्रिकॉशंस कर सकते हैं, ये कदम उठा सकते हैं, तो शायद इस संकट को कुछ हद तक कम किया जा सके। केरलम का नया सीएम कौन बनेगा, जिसका ऐलान हो सकता है। फाइनल टाइम में रेस में कौन आगे चल रहा है, आगे आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। आज गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होनी है। दोपहर 3 बजे शाह और योगी की मुलाकात होगी। दोनों नेताओं के बीच दिल्ली में मुलाकात होगी। मुलाकात के बाद मंत्रियों के विभाग का बंटवारा किया जाएगा। अभी जिन 6 मंत्रियों ने शपथ ली है, उसके बाद अब ये कहा जा सकता है कि उनके विभागों का फैसला लिया जाएगा। ये तय किया जाएगा कि किसको कौन सा विभाग सौंपा जाएगा। दोपहर 3 बजे बैठक होने जा रही है, और जाहिर बात है कि आगे आने वाले चुनावों को लेकर रणनीति पर भी मंथन दोनों नेताओं के बीच में किया जाएगा। रुचि कुमार मेरी सहयोगी जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के साथ। रुचि, दोनों नेता अगर मुलाकात कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह, तो विभागों के बंटवारे के साथ साथ आगे की क्या रणनीति होगी 2027 को लेकर, उस पर भी जाहिर तौर पर मंथन किया जाएगा। जी बिल्कुल, अगर मुलाकात होगी तो आप देखिए यूपी में पिछले संडे को मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था। 6 नए मंत्री शामिल हुए थे, 2 मंत्रियों का प्रमोशन हुआ था। लेकिन आज शुक्रवार है और अभी तक मंत्रिमंडल, जो मंत्री बनाए गए हैं, उनको विभागों का बंटवारा नहीं किया गया है। ये भी कहा जा रहा है कि यूपी में जो मौजूदा मंत्रिमंडल है उसमें कई मंत्रियों के विभाग बदले जाने हैं।
तो ये काफ़ी ज़्यादा इसको लेकर मंथन बीजेपी में चल रहा है, लेकिन आखिरी मोहर दिल्ली में लगेगी और माना जा रहा है कि जब मुलाकात होगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, तो इस पर ज़रूर चर्चा होगी, क्योंकि ये जो कैबिनेट विस्तार है या मंत्रिमंडल में जो मंत्रियों के पोर्टफोलियो हैं वो बदले जाने हैं, उसकी वजह ये है कि 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव होना है। तो जो भी कुछ होगा 2027 के चुनाव को देखते हुए होगा कि मंत्री अगर किसी विभाग से शिकायत मिल रही है, जनता से जुड़े विभाग हैं और जनता नाराज हो रही है जिसका नुकसान बीजेपी को हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें ऐसा माना जा रहा है कि जब दोनों लोग मिलेंगे, दोनों नेता, तो इस पर ज़रूर बात होगी। और एक चीज़ और है कि यूपी में प्रदेश अध्यक्ष तो बन गए हैं, लेकिन अभी संगठन बनना है बीजेपी का नया, तो उसको भी लेकर मंथन हो सकता है जब दोनों की बैठक होगी। और बाकी जो विकास के कार्य हैं यूपी के जो केंद्र की मदद से चल रहे हैं या जो कार्यकर्ता तो नए और नवेले बना दिए गए हैं, लेकिन समन्वय उनको होना कौन से चाहिए। विभाग दिए जाएंगे, क्या मंत्रियों के विभागों में फेरबदल भी किया जाएगा, इन तमाम बातों पर चर्चा होगी और इस सब कुछ 2027 के मिशन को साधने के लिए हो रहा है। शुक्रिया आपका रुचि तमाम जानकारी के लिए। अब आइए बात केरलम की करेंगे, क्योंकि यहाँ मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला अभी तक नहीं हो पाया है। माना जा रहा है कि आज इसका फैसला हो जाएगा, इस पर अभी तक सस्पेंस बरकरार है। इस वक्त दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष खरगे के घर पर एक मीटिंग चल रही है, उसमें राहुल गांधी, मुकुल वासनिक, दीपा दास मुंशी शामिल हैं। वहीं तिरुवनंतपुरम में आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक होने जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जाएगा। बताया जा रहा है कि केसी वेणुगोपाल के नाम पर मुहर लग सकती है, क्योंकि केसी वेणुगोपाल को राहुल गांधी की पहली पसंद बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस अपने सहयोगी दलों, विशेषकर आईयूएमएल के साथ केसी वेणुगोपाल के नाम पर आम सहमति बनाने की कोशिश में जुट गई है। लोकसभा चुनाव में विशेषकर वायनाड जैसी सीटों पर आईयूएमएल की भूमिका महत्वपूर्ण आने वाले वक्त में भी होगी। तो ऐसे में आईयूएमएल की सहमति बनाना कांग्रेस के लिए बड़ा जरूरी है, इसीलिए अभी तक कांग्रेस तय नहीं कर पाई है। देखिए, 4 मई को मैंडेट मिला था, आज 14 मई है, यानी कि 10 दिन बीत जाने के बाद भी ये कांग्रेस तय नहीं कर पाई है कि आखिर केरला में कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कांग्रेस का कौन सा नेता होगा। सीएम की रेस में भले ही केसी वेणुगोपाल आगे हैं, लेकिन केरलम में केसी वेणुगोपाल के नाम का विरोध भी शुरू हो गया है। प्रियंका गांधी के लोकसभा क्षेत्र वायनाड में पोस्टर लगाए गए, जिसमें लिखा था कि अगर केसी वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो केरलम के लोग राहुल और प्रियंका को कभी माफ नहीं करेंगे। वायनाड में कांग्रेस का हाल अमेठी जैसा हो जाएगा। तो यही मुसीबत कांग्रेस के लिए तकरीबन हर राज्य में होती है। इतने खेमे कांग्रेस के अंदर होते हैं, जिसकी वजह से किसी एक नाम पर आम सहमति बनाना कांग्रेस के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ऐसा ही केरलम में भी कांग्रेस के लिए हो रहा है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे 10 दिन पहले, यानी 4 मई को नतीजे भी आ गए। असम, बंगाल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में सरकार का गठन भी हो गया, लेकिन केरलम में अब तक सरकार का गठन नहीं हो पाया, जिसे लेकर बीजेपी कांग्रेस पार्टी पर अटैकिंग मोड में है, कांग्रेस पर निशाना साध रही है। अब इसे लेकर कांग्रेस ने भी बीजेपी पर पलटवार किया है। कांग्रेस नेता अजय माकन ने बीजेपी को आईना दिखाया और कहा कि 2022 में यूपी में तो 15 दिनों बाद योगी आदित्यनाथ के नाम का ऐलान हुआ था, उत्तराखंड में 13 दिन बाद धामी के नाम पर मुहर लगी थी। यानी सीएम के नाम को लेकर एक तरफ बीजेपी कांग्रेस में हो रही देरी को लेकर सवाल उठा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस बीजेपी को आईना भी दिखा रही है। मेरे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, विजय लक्ष्मी है और टी राघवन हमारे साथ है। विजय, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में जो बैठक चल रही है, उसमें क्या चर्चा की जा रही है? केसी वेणुगोपाल का नाम अगर फाइनल है तो इसे अनाउंस करने में देरी क्यों हो रही है? देखिए प्राची, एक तो सबसे पहली खबर दे दूं, आज दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टी के पर्यवेक्षक करेंगे और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस पार्टी केरलम के अगले मुख्यमंत्री के नाम का अनाउंसमेंट करेगी। यानी अनाउंसमेंट केरलम के अगले मुख्यमंत्री के बारे में जो केंद्रीय पर्यवेक्षक गए थे उनके द्वारा दोपहर 12 बजे कांग्रेस के मुख्यालय में की जाएगी। बहरहाल देरी की जहां तक आप बात कर रही हैं, तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं से जब हम बात करते हैं तो कहते हैं हम लोकतांत्रिक पार्टी हैं, कंसल्टेशन कर रहे हैं सबसे, इसलिए देरी हो रही है। बहरहाल केसी वेणुगोपाल का नाम सबसे आगे जरूर है, लेकिन केसी के साथ विधायकों का तो समर्थन है, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी के एलाय पार्टनर है, खासतौर से आईयूएमएल जो 22 सीटें जीतकर आई, और अगर केरल की राजनीति को अगर आप समझेंगी तो काफी सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर आईयूएमएल का सपोर्ट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो कोशिश की जा रही है कि कंसेंसस जो है वो बनाया जा सके एक नाम के साथ। केसी के साथ कांग्रेस का समर्थन है, लेकिन ये जो तमाम एलाय पार्टनर्स हैं इनका समर्थन नहीं
नहीं है। इन अलाय पार्टनर्स का समर्थन वीडी सतीशन के साथ है और इसीलिए इस पूरी जो जद्दोजहद है इसमें देरी लग रही है। और दूसरा जो कंसिडरेशन कि केसी वेणुगोपाल क्योंकि राहुल गांधी के सबसे विश्वास पात्र नेता है, संगठन सृजन का अभियान जो है उसमें उनकी भूमिका अहम है, तो ऐसे में ये भी एक इस तरह का भी एक थॉट प्रोसेस है कि क्या राहुल गांधी केसी वेणुगोपाल को केरलम भेजना चाहेंगे या नहीं, या वो चाहेंगे कि दिल्ली में ही वो उनके साथ रह करके केंद्रीय राजनीति में जो है अपनी सक्रियता बनाए रखे। 12 बजे स्थिति साफ हो जाएगी। केसी वेणुगोपाल हमें बताया जा रहा है कि अभी भी फ्रंट रनर हैं इस रेस में। चले ठीक है, थोड़ा इंतजार और करना होगा। थोड़े इंतजार के बाद नाम से पर्दा हट जाएगा कि आखिर कांग्रेस ने किस नाम को तय किया गया है। लेकिन राघवन, कांग्रेस के सामने चुनौतियां बहुत है। जिस नाम को शीर्ष नेतृत्व चाहता है, जो नाम रेस में सबसे आगे दौड़ रहा है, वही नाम केरलम में विरोध का सामना कर रहा है। क्या मुश्किलें देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, मैं फिलहाल केपीसीसी ऑफिस इंदिरा भवन में हूं तिरुवनंतपुरम में, और यहां पर बताया जा रहा था, कल अनाउंसमेंट हुआ था कि विधायक दल की बैठक होगी, उसे जैसा हमारी सहयोगी विजयलक्ष्मी ने बताया उसे टाल दिया गया है। अब वो कब होगी इसके बारे में यहां पर बता रहे हैं कि टाइमिंग जो है वो फ्लेक्सिबल कर ली गई है। एक जो अपडेट यह है कि सनी जोसेफ जो केपीसीसी प्रेसिडेंट है केरला प्रदेश कांग्रेस के, उन्होंने राजभवन में शाम के बाद का वक्त मांगा है। लेकिन अब देखिए, पिछले 12 घंटे में बहुत तेजी से घटनाक्रम बदला है, ऐसा मुझे यहाँ पर ग्राउंड पर आने के बाद सेंस हो रहा है। इसकी वजह यह है कि कल रात में जब ये मीटिंग हुई तो उसके बाद जयराम रमेश ने यह कहा था कि ऑल डिस्कशंस आर ओवर, टुमारो देयर विल बी वन अनाउंसमेंट। लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि वापस सीरीज ऑफ मीटिंग चल रही है। इसकी वजह मैं आपको बताना चाहता हूं, इसकी वजह यह है कि उस मीटिंग के बाद जो है जितने भी सीनियर लीडर्स हैं कांग्रेस के, जिसमें AK एंटनी है, VM सुधीरन है, K सुरेश है, इन लोगों से बात करने की कोशिश की गई मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से, और इन लोगों ने बहुत साफ तरीके से ये कहा है कि पब्लिक सेंटिमेंट जो है वो VD सतीशन के साथ है, और जो अलायंस पार्टनर्स हैं वो सब चाहते हैं कि VD सतीशन को मुख्यमंत्री की कमान देनी चाहिए। ऐसे में आपको सोच समझ के फैसला लेना होगा। मुझे लगता है मामला वहां जाकर फंस गया, लेकिन कल रात तक ये बिल्कुल साफ था कि जो विधायकों के समर्थन के साथ जो है केसी वेणुगोपाल की ताजपोशी यहां पर हो जाएगी, उसका अनाउंसमेंट भी आज हो जाएगा। लेकिन अब लग रहा है कि दोबारा जो है बैठकों का दौर, क्योंकि इसमें ना कोशिश ये की गई थी कि उन अलाइज को से बात की जाए, मनाया जाए, उनको कहा जाए कि हम एक नाम पर हमने जो फैसला लिया उसको आप सपोर्ट करें, लेकिन वैसा सपोर्ट जो है वो दिखा नहीं। खासतौर पर IUML से वो बॉल ऐसा कह रहे हैं कि अड़े हुए हैं कि VD सतीशन को ही कमान देनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी मेहनत यहां पर की है। हालांकि जो AK एंटनी है, VM सुधीरन है, K सुरेश है, उनको ये कहना है कि हम ये चाहते हैं कि जो यहां पर ग्राउंड पर नेता हो, चाहे उसमें रमेश चन्नीतला का भी नाम है, उनको भी आप CM बना दीजिए, दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप केसी वेणुगोपाल को CM बनाते हैं तो यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसी वजह से ये बहुत ज्यादा जो है एक बात मुझे समझाइए, अगर VD सतीशन को लेकर आम सहमति बनती हुई नजर आ रही है, जो घटक दल हैं वो भी ये चाह रहे हैं कि VD सतीशन का नाम फाइनल कर दिया जाए, विधायकों की भी तकरीबन सहमति है और उनके नाम को लेकर केरलम में भी अच्छी भूमिका है, तो फिर दिक्कत कहाँ है? वो रेस में पिछड़ते हुए क्यों दिख रहे हैं फिर? देखिए, दिक्कत उसमें दो चीज है। इसमें एक तो उन्होंने राहुल गांधी से नाराजगी मोल ले ली। जब ये कहा गया कि केसी वेणुगोपाल भी रेस में है, तो हमने देखा कि केरला में त्रिवेंद्रम से लेकर कासरगोड तक बहुत बड़े लेवल पर प्रदर्शन हुए। बाद में ये पता चला कि VD सतीशन का उन प्रदर्शन के पीछे हाथ है, तो बहुत ज्यादा गुस्सा उससे राहुल गांधी और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व हुआ था। दूसरी बात, विधायकों के समर्थन की जहां तक बात है, अभी भी ये कहा जा रहा है कि विधायकों के ज्यादा नंबर जो है वो केसी वेणुगोपाल के समर्थन में है, क्योंकि इसकी वजह भी है, जब टिकट का बंटवारा हुआ था, संगठन महामंत्री के तौर पर बहुत बड़ी भूमिका उन्होंने निभाई थी, और सारे विधायक चाहते हैं कि केसी वेणुगोपाल को मौका दिया जाए। ये दो चीजें जो है वो VD सतीशन के खिलाफ काम कर रही है। जहां तक केसी वेणुगोपाल की बात है, सिर्फ यही है कि पब्लिक सेंटिमेंट VD सतीशन के साथ केरला में है। अगर वो ऐसा करते हैं तो दो बाई इलेक्शन, वो खुद MP हैं, उनका सीट उन्हें छोड़नी पड़ेगी, एक और सीट से उन्हें MLA लड़ना पड़ेगा, वो MLA नहीं है। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि ये मुश्किलें बाद में बहुत आ सकती है, और पब्लिक सेंटिमेंट जो है उसमें ज्यादा जो है नाराजगी कांग्रेस को मोल लेनी पड़ सकती है, और उसका असर जो है 29 के लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। यही वजह है कि बहुत ज्यादा मामले को राघवन, ये कोई नई मुश्किल नहीं है। विजयलक्ष्मी, लगभग हर राज्य में जहां कांग्रेस जैसे तैसे सत्ता में आती है, सरकार बनाने की भूमिका में आती है, वहां दो चेहरों के बीच में कांग्रेस फंस जाती है, रसाकसी देखने को मिलती है, संगठन के अंदर कई गुट देखने को मिलते हैं, जिसका खामियाजा लंबे वक्त तक कांग्रेस भुगतती है।
बिल्कुल, इसका एक वजह हालांकि कांग्रेस के लोग कहते हैं कि हम लोकतांत्रिक पार्टी हैं, हम डेलिब्रेशंस करते हैं, हम सबको मौका देते हैं, लेकिन ये बात सही है कि कांग्रेस पार्टी जो फाइनल मोमेंट का डिसीजन मेकिंग है उसमें जो है बहुत टाइम लेती है। छत्तीसगढ़ का एग्जाम्पल हो, राजस्थान का हमारे सामने एग्जाम्पल है, मध्य प्रदेश का हमारे सामने एग्जाम्पल है। हर बार जो है ये दो बड़े नेताओं के बीच में जो है चीज़ें जो है वो एक तरीके से कंफ्यूजन या केओस के बीच में नजर आती हैं। इसकी एक बड़ी वजह है कि जो कांग्रेस का जो अभी का, अगर आप कहें, पहले हम सुनते हैं कि इंदिरा गांधी के टाइम में जो केंद्र से निर्णय लिए जाते थे उसके खिलाफ कोई भी उसका विरोध नहीं करता था, उनका जो एब्सोल्यूट एक पावर उनके पास थी। लेकिन अब जिस तरह से कांग्रेस का जो कमजोरी आई है संगठनात्मक तरीके से या इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी कमजोर हुई है, कम राज्यों में उसकी सरकार है, तो ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व पर भी वो रिफ्लेक्ट होता हुआ जरूर नजर आता है। और हम देखते हैं कि जो केंद्रीय नेतृत्व है वो पूरी तमाम चीजों से कंसल्टेशन करने के बाद ही, ताकि उसको किसी तरह का बैकलैश जो है वो ग्राउंड से ना झेलना पड़े। और इसमें भी हमें बताया गया कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि पूरा कंसल्टेशन, खासतौर से कांग्रेस का सीनियर लीडरशिप चाहता है कि ये ना है कि लीडरशिप ने किसी को थोप दिया स्टेट के ऊपर। वो चाहते हैं कि ये मैसेजिंग जो है, ये संदेश जाना चाहिए कि पूरे कंसल्टेशन के बाद और एक यूनानिमस डिसीजन के बाद किसी एक नाम को तय किया गया। और इसीलिए बार बार जो ये है, ये जो मीटिंग्स का दौर है, आज भी केसी वेणुगोपाल ने राहुल गांधी से मुलाकात की, इसके अलावा भी मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके आवास पर ये बैठक चल रही है। तो जब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होती है, जब आपके पास इलेक्टोरली एक ब्रूट नंबर होता है, तब आपके डिसीजन एक अलग तरीके से देखने को मिलते हैं। और जब आप विपक्ष में होते हैं, इलेक्टोरली उतना बड़ा मैंडेट आपके साथ नहीं होता है, तो आपके नतीजों में भी वो कहीं ना कहीं झलकता है। मुझे लगता है इसकी वजह एक यही होगी। और दूसरा, कांग्रेस में चीज़ें जो है वो कंसल्टेशन जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कांग्रेस लंबे समय से विश्वास करती है। जितना मैं कांग्रेस को समझती हूँ कि वो बातें करते हैं, लोकतांत्रिक कंसल्टेशन, थोपने वाली जो मैसेजिंग है वो कांग्रेस पार्टी, उससे कांग्रेस की लीडरशिप बचना चाहती है और ये दिखाना चाहती है कि हमने बड़े डेमोक्रेटिक तरीके से लोगों से बात करके जो है अपना मुख्यमंत्री। बिल्कुल, विजयलक्ष्मी से लोकतांत्रिक तरीका बेशक कांग्रेस बताती है और हमने देखा है कांग्रेस के जितने भी नेता इस देरी पर बात करते हैं वो यही कहते हैं कि हम थोपते नहीं हैं, हम लोकतांत्रिक तरीके से चर्चा करते हैं, हम विधायकों की रजामंदी से चर्चा करते हैं। लेकिन ये भी तो विजयलक्ष्मी देखने को मिला है कि जब इस तरीके के कंफ्यूजिंग फैसले होते हैं, जब इस तरीके से दो पावर सेंटर सरकार में होते हैं, तो उसका नुकसान कांग्रेस को अमूमन उठाना पड़ता है, कांग्रेस की सरकारों को अमूमन उठाना पड़ता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया विजयलक्ष्मी और राघवन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमें देने के लिए। अब आइए बात पश्चिम बंगाल की कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी काला कोट पहने वकील के लिबास में नजर आई हैं। वो एक मामले की सुनवाई के लिए खुद वकील बन कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंच गई हैं। कोर्ट में चुनाव के बाद हुई हिंसा से जुड़ी पीआईएल पर कोर्ट में सुनवाई होनी है। ऐसे में मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पॉल के सामने पेश होने के लिए ममता वकील की पोशाक पहने नजर आई हैं। देखिए, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी पैरवी खुद ममता बनर्जी ने की थी एसआईआर के मुद्दे पर, लेकिन आज तो बाकायदा वकील के लिबास में नजर आ रही है। तस्वीर आप देखिए, सफेद साड़ी है और आप ये देखिए ब्लैक कोट उन्होंने पहना है और ये बता रहा है कि पूरी तरीके से एक वकील के मोड में है ममता बनर्जी और अपनी पैरवी खुद करना चाह रही हैं। ओंकार मेरे सहयोगी जुड़ गए। ओंकार, बताइए क्या ये केस क्या है जिसके लिए ममता बनर्जी को खुद वकील बनना पड़ा, काला कोट पहनना पड़ा और अंदर अपनी पैरवी कर रही हैं? जी देखिए, ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट के बाद अब कोलकाता हाई कोर्ट आज पहुंची हुई है और सुबह के 10:20 पर वो कोर्ट पर पहुंची है। जो पीआईएल दाखिल किया गया था कल्याण बनर्जी के बेटे शीर्षान्नो बनर्जी द्वारा कि चुनाव के बाद हिंसे में काफी सारे तृणमूल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनके ऊपर हमला किया जा रहा है। इसके साथ साथ आबिर शेख नाम के एक तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता जो कि बीरभूम के नानूर से है, उनको हत्या कर दी गई। तो लगातार राज्य में ये पोस्ट पोल वायलेंस जारी है, जिस वजह से तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता घर छोड़े हुए हैं, एक मर्डर किया जा रहा है। तो इसी बात पे आज ममता बनर्जी आज कोर्ट पर पहुंची हुई है और यहाँ पर उन्होंने सवाल भी किया कि सिर्फ पोस्ट पोल वायलेंस ही नहीं, उन्होंने कोर्ट में ये भी कहा कि राज्य में बुलडोजर लेकर एक्शन किया जा रहा है। ये उत्तर प्रदेश नहीं, ये बंगाल है और इस जगह पे बुलडोजर एक्शन नहीं चलता। ऐसे सवाल भी ममता बनर्जी ने आज किए और कुछ ही देर में ममता बनर्जी कोर्ट से निकलेगी भी। और जैसे कि देखा जा रहा है कि आज सुबह के 10:20 पर ममता बनर्जी वो खुद पहुंच गई कोलकाता हाई कोर्ट और कोलकाता हाई कोर्ट में पहुंचने के बाद
एक नंबर जो घर है, यानी कि चीफ जस्टिस का डिवीजन बेंच का जो घर है, उसी घर पे ममता बनर्जी पहुंची और पहुंचते हुए वो सवाल किए। उनके साथ सीनियर एडवोकेट कल्याण बनर्जी भी मौजूद थे। कल्याण बनर्जी भी इस बारे में सवाल बिल्कुल ओंकार, ममता बनर्जी नैरेटिव बनाना बड़े अच्छे से जानती हैं, कैसे आई कैच करनी है ये भी ममता बनर्जी बहुत अच्छे से जानती हैं, कैसे हेडलाइन में रहना है ये भी ममता बनर्जी बहुत अच्छे से जानती हैं, इसलिए कोई मौका वो चूकती नहीं है। अब विपक्ष में है, जाहिर बात है कि सरकार को घेरने के ज्यादा मौके ममता बनर्जी के पास हैं। शुक्रिया ओंकार तमाम जानकारी के लिए। अब बंगाल में मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी एक्शन मोड में है। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने बड़ा फैसला लिया है। ममता सरकार में हुए घोटालों की जांच की सीबीआई जांच की मंजूरी दे दी गई है। शुवेंदु सरकार ने जिन 3 बड़े मामलों में सीबीआई जांच की मंजूरी दी है उसमें शिक्षक भर्ती घोटाला, नगरपालिका घोटाला और सहकारिता घोटाला शामिल है। दरअसल ममता सरकार ने इन घोटालों की सीबीआई जांच की मंजूरी नहीं दी थी, लेकिन बंगाल में जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ वैसे ही इसकी मंजूरी दे दी गई। यानी आने वाले समय में टीएमसी के कई सीनियर लीडर्स और ममता सरकार के मंत्रियों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी भवानीपुर से विधायक रहेंगे नंदीग्राम से, इसे लेकर तस्वीर अब साफ हो गई है। शुवेंदु अधिकारी ने ऐलान किया है कि वो भवानीपुर से विधायक रहेंगे और नंदीग्राम सीट छोड़ देंगे। आपको बता दें कि शुवेंदु अधिकारी ने इस बार भवानीपुर में ममता बनर्जी को हराया था, जबकि पिछली बार नंदीग्राम में ममता को मात दी थी। शुवेंदु ने भवानीपुर सीट इसलिए रखी है क्योंकि वो नहीं चाहते कि ममता को उपचुनाव लड़ने का मौका मिले। जहां तक बात नंदीग्राम की है तो वो शुवेंदु की अपनी सीट है, शुवेंदु का मजबूत किला है, इसलिए शुवेंदु ने नंदीग्राम की जगह भवानीपुर को चुना है। और भवानीपुर चुनने का मतलब भी सीधा सीधा एक मैसेजिंग है जो शुवेंदु अधिकारी करना चाह रहे हैं। विधानसभा का जो परंपरा है, एमएलए लोग को एमएलए के रूप में वोट लेना चाहिए। वही काम आज शुरू हुआ। अब तक 143 एमएलए आज वोट ले रहा है पूरा दिन मिलकर। ये मैं पहले चीफ मिनिस्टर के नाते पहले वोट लिया भवानीपुर से, और बाकी एमएलए लोग भी ले रहा है। प्रक्रिया काल तक